जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि आपको चौंका सकती है। दोस्तों, जब भी एमका इंजन की बात होती थी तो हम लोग मुख्यतः तीन कंपनियों को लेकर चर्चा करते थे। पहले होती थी रोल्स रॉयस, जो कि बेसिकली अपना EJ200 पर आधारित इंजन ऑफर कर रही थी। दूसरी कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि F414 EPE यानी इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन ऑफर कर रही थी एमका के लिए। और तीसरी कंपनी थी सैफरान, जो कि GTRE के साथ मिल करके स्वदेशी निर्मित जो 110 न्यूटन का इंजन है उस पर काम करने के लिए इच्छुक है और इस समय सबसे बड़ी प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन अब एंट्री हो चुकी है रशिया की। रशिया ने अपना जो एक विशेष इंटरेस्ट है भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में दिखाया है, और उन्होंने इस समय विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपना एक 5th जनरेशन इंजन ऑफर किया है जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो गोल है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उसमें रशिया का जो नया इंजन है वो उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं AL-41 या AL-31FN या फिर AL-51 की बात कर रहा हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अभी इंजन का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये क्लेमोव RD-33 का एक सक्सेसर होने वाला है, जो कि AL-41 इंजन से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेगा और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी इसका हिस्सा होंगी। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है, इसको इस समय रशिया की ODK क्लेमोव के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि की एडवांसमेंट को ऑफर करता है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक आदर्श इंजन में होनी चाहिए। दरअसल भारत को एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि 110 न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट कर सके और आने वाले भविष्य में थ्रस्ट जो अभी नंबर्स है इनको बढ़ाया भी जा सके। और इस इंजन को लेकर यही चीज सामने आई है कि फिलहाल तो ये क्लेम किया जाता है कि ये इंजन कम से कम 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में इसको 130 न्यूटन या उससे ज्यादा तक इनहेंस किया जा सकता है। और इसके लिए रशिया काफी ज्यादा इच्छुक भी है। इस समय आपको बता दें कि GTRE के ऊपर प्रमुख जिम्मेदारी होगी इंजन निर्माण की। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि ये जो नया इंजन ऑफर किया जा रहा है, इसमें जो गैस जनरेटर है बेसिकली वो AL-41 से ही डिराइव किया गया है, और जो कि रशिया के Su-35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ एलिमेंट इसमें AL-51 से भी बोरो किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप इसको एक्सपर्ट्स जो हैं इसको एसेंशियली जो इसराइली 177S इंजन है उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन मान रहे हैं। लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत सारी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो आनी बाकी है, और देखना ये होगा कि क्या भारत एक बार फिर से रशियन इंजन के साथ जा सकता है, क्योंकि अभी इस इंजन को लेकर के कुछ भी एडवांस जो टाइमलाइन है ये स्पष्ट नहीं करी गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे, जिससे कि इसकी रिलायबिलिटी और थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे, और इसमें जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम होने वाली है। और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए जो जो डिमांड है उनको पूरा करने में ये सक्षम होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही होने वाली है कि इस पे भारत का निर्णय क्या होगा, क्योंकि अभी तक सैफरान को एक तरफा प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और अगर ये इंजन वाकई काफी कैपेबल हुआ तो भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम भी हो सकता है, और यहाँ पर जो समीकरण है वो बदलते नजर भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत को एक ऐसे इंजन पर बेट करना चाहिए जो अंडर डेवलपमेंट है, या भारत को सैफरान के साथ, जो कि ऑलरेडी भारत में अपना फुटप्रिंट मजबूत कर रही है, उसके साथ ही जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। Su-57 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जब भी एक्सपोर्ट की बात होती है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बायर्स की बात होती है, तो उस समय भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन इस समय इंडियन डिफेंस गलियारे में एक ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट होना शुरू हुई है जो किन्हीं और कारणों से चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये खबर है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ Su-57 को भारत को Su-57 का ऑफर किया जाना। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रशिया ने एक बार फिर से अपने ऑफर को रिन्यू किया है, और इस ऑफर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने भारत को अपना FGFA ऑफर तो किया है, लेकिन अब ये भी कहा गया है कि इस नए प्रपोजल में जो स्टेल्थ इंप्रूवमेंट है, एवियोनिक्स इंप्रूवमेंट है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का एनहेंसमेंट है, ये शामिल है। इसके अलावा सबसे घातक चीज जो इसमें अब बताई जा रही है मीडिया में, वो ये है कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इंटीग्रेशन का जो प्रस्ताव है वो भी भारत के सामने रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रशिया इस डील को और अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि जो यूनिक पेमेंट मेथड है या मैकेनिज्म है वो भारत के साथ विकसित किया जाए, जहां पर इंडियन रुपीस में ही ट्रेड को पूरा किया जाए और डील को फाइनलाइज किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इस समय FGFA की जरूरत क्यों है। आप सबको पता है भली भांति कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ तो पक रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक के बाद एक जो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स है वो इस तरफ इंगित कर रही हैं कि पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी FGFA पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और गुपचुप तरीके से चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर भी कर रहा है।
और ये भारत के लिए किसी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट से कम नहीं है। तो ऐसे में भारत को काउंटर करने के लिए इस थ्रेट को एक एडवांस प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, जिससे भारत अपने जो एडवर्सरीज हैं उनको जवाब दे सके। अब भारत के पास ऑप्शन के तौर पर तीन ही इस समय ऑप्शन उपलब्ध है। पहला, कि भारत F-35 के साथ जाए, जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित है, लेकिन अभी तक भारत को ऑफिशियली इसका कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये नहीं कह सकते कि भारत को F-35 मिल जाएंगे। दूसरी बात, अब भारत या तो फिर जाए अपने एमका प्रोग्राम के साथ। अब आप सबको पता है कि एमका को अभी हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसकी मंजूरी मिली है और जो फंड्स हैं वो इशू किए गए हैं। और अब क्योंकि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद ये माना जा रहा है कि गिरी से गिरी हालत में एमका का जो रोल आउट है वो आपको 2027 से 28 के पहले देखने को नहीं मिलेगा। और रोल आउट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रोल आउट के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे, और इसमें कम से कम 4 से 5 वर्षों का समय जो है वो लगेगा इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा करने में, और उसके बाद ही जाकर के ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपने मास प्रोडक्शन के लिए रेडी होंगे। तो ऐसे में भारत अपनी तत्काल जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? तो इसका सीधा उत्तर है कि या तो F-35 की तरफ जाया जाए और या फिर Su-57 को कंसीडर किया जाए। अब Su-57 की जहां तक बात रही, तो अभी भारत को ऑफर तो कई बार हो चुका है और भारत ऑफिशियली कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा भी था, जब तक भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल नहीं लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या FGFA हमारी जरूरतों को तत्काल तौर पर पूरा कर पाएंगे? तो इसमें भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि फिलहाल अभी Su-57 को लेकर रशिया खुद श्योर नहीं है कि उसको ऑफर क्या क्या करना है और भारत की जरूरतों को कैसे पूरा करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रशिया और भारत के सैन्य संबंध काफी पुराने रहे हैं, जहां पर रशिया और भारत ने जो नए आयाम है वो स्थापित भी किए हैं। लेकिन जब बात Su-57 की आती है, तो कहीं ना कहीं स्टेल्थ के पैमाने में ये F-35 से कमतर नजर आता है। लेकिन अब इसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है, और अगर भारत को किसी प्रकार की यहाँ पर सैंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो भारत को ये एयरक्राफ्ट कंसीडर भी करना चाहिए। क्योंकि Su-57 को लेकर क्लेम किया जाता है कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो एवियोनिक्स है वो इस्तेमाल करी गई है। इसमें एडवांस एसर रडार यूज किया गया है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक देखने को मिलता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं, एडवांस इंजन देखने को मिलता है, और रशिया भारत में इसको बनाने के लिए भी तैयार है। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में भारत को इससे ज्यादा अच्छा ऑफर इसका मिल नहीं सकता, और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत को ऐसा लगता है कि हमारे लिए अर्जेंट है बहुत ज़्यादा FGFA को एक्वायर करना, तो फिर Su-57 हमेशा एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन निर्णय इसमें हमें शीघ्र अतिशीघ्र लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करें तो अभी रशिया इसमें स्ट्रगल करता नजर आया है, और अभी तक खुद रशियन एयरफोर्स को भी ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो भरपूर संख्या में मिल नहीं पाए हैं। 76 का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवर हो नहीं पाए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होता है, तो पहला एयरक्राफ्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।